आम बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है। बजट की तैयारी के सिलसिले में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से सलाह मशवरा कर रही हैं। बजट से कबल सलाह मशवरा के ताल्लुक से वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने माहिरीन की एक मीटिंग में तबादला ख्याल किया। सीतारमण अपना पहला बजट 5 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश करेंगी। ईवीएम के खिलाफ महाज आराई अभी थमी नहीं है। सरगर्म वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। अर्जी में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को मनसूख करने और नए इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही कराए जा सकते हैं। दिल्ली में अमित शाह की क़यादत में आज से पार्टी ओहदेदारों की 2 दिनों की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़रा, सदूर और रियासती इंचार्ज शामिल हैं। मीटिंग में तंजीम की तौसी पर बातचीत होगी। कई रियासतों के आइंदा असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली भी मीटिंग में तय की जाएगी। मशरक़ी यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी कांग्रेस वर्करों से सख्त नाराज हैं। उनकी ये नाराजगी अपनी वालिदा सोनिया गांधी के साथ रायबरेली के हालिया दौरे के दौरान देखने को मिली। प्रियंका ने कहा कि बहुत से कारकुनों ने दिल से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों का पता लगाएंगी जिन्होंने चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं किया। दिल से अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि इस चुनाव में रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को जिताया है। मैं आज यहाँ भाषण देना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ आकर मैं समीक्षा करके आपको अपनी जो भावना है वो व्यक्त करूँ। लेकिन आपने यहाँ खड़ा कर दिया। सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। सच्चाई ये है कि आप सब में से जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, और जिसने नहीं किया है उसकी जानकारी मैं करूंगी। मैंने हमेशा कहा है कि चुनाव संगठन लड़ाता है। रायबरेली में प्रियंका गांधी के बयान की सीनियर कांग्रेसी लीडर प्रमोद तिवारी ने तायीद की है। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकसभा में पार्टी लीडर के इंतखाब से पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी। नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कल रायबरेली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दोनों गई थी। दोनों ने 2 बयान दिए और दोनों ही बयान चर्चा में है। पहली जो बयान है वो सोनिया गांधी की, अगर हम बात करें, उन्होंने 2019 के चुनाव को, उस पूरी प्रक्रिया को संदेहात्मक बताया है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रियंका जी को कि महासचिव के रूप में उन्होंने सारे अध्यक्षों से बात की, सारे उम्मीदवारों से बात की, कोऑर्डिनेटर से बात की। रायबरेली में यूपीए चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी ने कार्यकर्ताओं से बात की, मतदाताओं के प्रति आभार जताया, और वहां उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा वो उस बयान को उन्होंने बहुत पार्टी की तरफ से सोच समझकर विचार विमर्श करके दिया होगा। और उनका जो बयान है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वही उस बयान का मैं स्वागत करता हूं और वही उनका बयान है। प्रियंका गांधी के अगर बयान को देखिए, उन्होंने कहा कि 2022 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी। लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए, सिर्फ रायबरेली सीट आप लोग बचा पाए, ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश इतना तैयार है, क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इतना तैयार है कि अकेले चुनाव लड़ेगी? हमें पूरा भरोसा आदरणीय प्रियंका जी में है। उनमें अद्भुत क्षमता है। मैंने उन्हें काम करते देखा है 20-20, 21-21 घंटे लगातार। जब वो कुछ कहती हैं तो वो दृढ़ता के साथ उसे निभाने का हौसला भी रखती है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर जो कुछ भी उन्होंने बोला है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।
सर अंतिम सवाल, लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा इसको लेकर है। लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि कौन नेता होगा, राहुल गांधी हो सकते हैं या फिर दूसरे नेताओं का नाम आ रहा है। कांग्रेस कब तक फैसला ले लेगी इस पर? प्रक्रिया यही है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें संसदीय दल अपना नेता चुनेगा और वही हमारा नेता होगा। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होगा और सत्र के पहले चयन हो जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। अनंतनाग में कल हुए हमले के बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। केपी रोड अनंतनाग में हालात काफी कशीदा बने हुए हैं। अनंतनाग के हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। अनंतनाग आने जाने वाले सभी रास्तों पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है। वाज़ेह है, कल अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्स पर मिलिटेंटों ने हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया था। इस हमले में एसएचओ समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अनंतनाग हमले में शहीद हुए जवानों को सीआरपीएफ भर्ती सेंटर हुमहामा में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। रियासी गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने हुमहामा सीआरपीएफ भर्ती सेंटर पहुंचकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीसी बडगाम के साथ फौज और जेएंडके पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। खराज अकीदत के बाद उन जवानों की जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाके भेजा गया। Which the public are moving, the other transport is moving, everybody is there. It's not an isolated post. There are some claims made mentioning the name of Al-Umar, but we don't want to give it complete credibility. हर एक incident में you can either say there was a lapse, there was no lapse adequate report. But you must understand that within a few minutes, 7 to 10 minutes, there was proper reaction. Overall, you all appreciate the situation here. As far as the local militancy is concerned, what is happening? As I mentioned to you in the press note yesterday, press meet also, there are a lot of interested people among the community who want to bring it back to normal. However, these kind of elements coming from outside can always change the local temperature a little bit. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। रामबन में बैटरी चश्मे के करीब तोदे गिरने से दोनों तरफ से आने जाने वाली सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। मिट्टी हटाने और हाईवे को बहाल करने का काम जारी है। वायु तूफान से मुतालिक बड़ी खबर यह है कि उसने रास्ता बदल लिया है। अब उसका रुख समंदर की जानिब हो गया है। अब वायु तूफान गुजरात के साहिल को बस छोड़कर गुजर जाएगा। अब ये तूफान गुजरात की साहिल से नहीं टकराएगा, लेकिन गुजरात पर से खतरा अभी टला नहीं है। साहिली इलाके इससे मुतासर हो सकते हैं। एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 36, एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है। बहरिया के 300 कमांडो और एसआरपी की 14 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। सौराष्ट्र के कच्छ से 3 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारका में भारी बारिश का इम्कान है। सूरत, भज, केशूद, जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, देव, पोरबंदर और भावनगर में हालात नॉर्मल हैं, लेकिन 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कहेंगे जिस प्रकार से वायु साइक्लोन है उसका ट्रैक चेंज हुआ है, क्या कहें? अभी फिलहाल साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन है, वायु है, उसका मूवमेंट अभी नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट है। कुछ क्षण के लिए नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी, उसका बाद नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी। जस्ट वो सौराष्ट्र कोस्ट को स्किट करके जाएगी। लैंडफॉल दो नहीं होगी, लेकिन कोस्टल सौराष्ट्र अफेक्टेड रहेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे तो गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में जब वो स्किट करेगी सौराष्ट्र कोस्ट, उसका विंड स्पीड 135 टू 145 किलोमीटर पर आवर रहेगी, गस्टिंग टू 160 किलोमीटर पर आवर, और ये स्किट करेगी टुवर्ड्स आफ्टरनून आज। अच्छा मैडम, पहले हिट करने वाला था साइक्लोन, अभी हिट नहीं करने वाला है,
तो किस प्रकार से चेंजेस रहेंगे और क्या खतरा अभी टला है कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है? क्या अभी भी खतरा है, खतरा कोई टला नहीं है। विंड स्पीड स्ट्रांग रहेगी, हेवी टू वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रहेगी कोस्टल सौराष्ट्र में। जैसे मैंने बोला है कि द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, दीव, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका में रहेगी और हवा तेज़ रहेगी। जैसे 135 टू 145 हमारा कोस्ट में भी हवा उतना ही रहेगी और उसके लिए पोर्ट वार्निंग दिया गया है, ग्रेट डेंजर सिग्नल दिया गया है एंड फिशरमैन वार्निंग भी दिया गया है। 15 तक सभी वार्निंग जारी रहे। गुजरात के बाकी रीजन में बारिश की कैसी संभावना है? अभी फिलहाल साउथ गुजरात में थोड़ा बारिश रहेगी, लेकिन नॉर्थ गुजरात में मोस्टली क्लाउड रहेगी। कहीं कहीं जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है, लाइटनिंग भी हो सकती है नॉर्थ गुजरात में। थैंक यू मैम। महकमा मौसमियात का कहना है कि भले ही वायु तूफान ने रास्ता बदल लिया है, लेकिन गुजरात पर से खतरा टला नहीं है। वायु के असर से सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारका का मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात की जानिब बढ़ रहे तूफान वायु का असर मुंबई में भी देखा जा रहा है। मुंबई में समंदर की लहरें काफी ऊंची हो गई है। मुंबई के तमाम बीच को बंद कर दिया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की चोटी इजलास में शामिल होने के लिए आज दिल्ली से किर्गिस्तान रवाना हो गए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में 2 रोजा इजलास मुनक्किद हो रहा है। बशकीक जाने के लिए PM मोदी के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं किया। इस समिट में पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान भी शामिल होंगे, लेकिन वजीर-ए-आजम मोदी और इमरान खान के दरमियान बाकायदा मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। कॉन्फ्रेंस की हाशिया पर वजीर-ए-आजम मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 ताजरों के कुल 40 ठिकानों पर छापा मारा है, जिनमें देवान ग्रुप, गोयल ग्रुप और मोदी ग्रुप शामिल है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में ब्लैक मनी के बारे में बड़ा इंकिशाफ हो सकता है। कोलकाता में NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज तीसरा रोज है। 10 जून को एक मरीज की मौत के बाद उसके मुश्तिल रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर हमला किया था। हमले के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हड़ताली डॉक्टरों का मुतालबा है कि वजीर आला उनसे मिलने के लिए वहां आए। हरियाणा के पिंजौर में सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 6 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें PGI रेफर कर दिया गया है। हादसा ट्रक और कार की टक्कर से हुआ है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 और बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 22 नए बीमार बच्चे SKMCH और केजरीवाल में दाखिल कराए गए हैं। अब तक मरने वाले बच्चों की तादाद 52 हो गई है। 24 बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। तमाम सेहतियाब बच्चों को मुफ्त एम्बुलेंस के जरिए घर पहुंचाया गया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की अमवात पर SKMCH के HOD गोपाल शंकर साहनी से बात की हमारे नुमाइंदे साकेत ने। SKMCH के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो ये बीमारी है, ये किस तरह की बीमारी है और इसको लेकर जो बातें चल रही है, जो भ्रांतियां भी फैलती है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, क्या कुछ है? क्योंकि आपने इस पर काफी रिसर्च भी किया है, क्या कुछ वजह है? ये बीमारी बिल्कुल हीट एंड ह्यूमिडिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट 2005 से आप स्टैटिस्टिकल डाटा लेके देखें तो ये बीमारी हमेशा फर्स्ट वीक जून से ही शुरू होती है, जिसमें कि हीट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पीक पर हो जाती है।
तो 2005 से लेके अभी तक 4-5 आउटब्रेक हुए हैं, 2005 में, फिर 2011 में, 13 में, 14 में। वो सब में आपको देखा गया है कि टेम्परेचर हमेशा 38-40 डिग्री से ऊपर, प्लस ह्यूमिडिटी मोर देन 60-70%। और बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे सडन कन्वल्सन, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, और उसके बाद उसका ब्लड में जो बायोकेमिकल फाइंडिंग मिलती है कि जैसे ब्लड शुगर की कमी हो जाना, सोडियम पोटासियम का इम्बेलेंस हो जाना, और वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, जैसे पेशेंट को आते के साथ हम लोग उसको कोल्ड चैम्बर में रख दिए, एसी रूम में रख दिए, उसको स्पॉन्जिंग किए, उसको आईवी फ्लूइड दिए, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाया, तो बच्चे तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये सब प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटी से पता चलता है कि बेसिकली हीट हाइपरपारेक्सिया के केस है। ये क्या टाइम भी एक बड़ा इशू है क्या, कि लेट अगर पहुंचते हैं बच्चे तो उसको सरवाइव करने में दिक्कत होता है? यस, बिल्कुल। इसमें बताया जाता है कि एवरी मिनट इज ए गोल्डन आवर फॉर ए चाइल्ड। और हम लोगों ने देखा है जो बच्चे सही तुरंत पहुंच जाते हैं उन लोगों ने हम लोग को 100% उनको बचा लिया है। उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ जाना, वेसोडाइलेटेशन, ताकि हम लोग का स्वेट इवोपरेट करते रहे। ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में वो हमारे बच्चे में नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो एक कह सकते हैं कुपोषण इशू है इसके? हाँ, बिल्कुल, कुपोषण भी एक इशू है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हीट एंड ह्यूमिडिटी इज द मेन फैक्टर और कुपोषण इज एसोसिएटेड फैक्टर ऑल्सो। बिल्कुल। तो बीमारी को लेकर जो बातें चल रही है उस पर डॉक्टर साहब ने काफी कुछ खुलकर बात की है, और सबसे बड़ी वजह उन्होंने जो बताई है, एक तो हीट सबसे बड़ी वजह है, गर्मी जिस तरह से बढ़ती है, ह्यूमिडिटी, उसके कारण ये बीमारी होती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं वो लगभग 80 to 90% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, वही इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, SKMCH, मुजफ्फरपुर। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज के इंतजामात और अखराजात सूद की रकम से किए जाते हैं। इस्लाम में सूद हराम है और हज जैसे मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए सूद की रकम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमात सिद्दीकी ने मरकजी हज कमेटी के जरिए सूद की रकम के इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुंबई में मुनक्किदा महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की मीटिंग में मरकजी हज कमेटी से असल रकम से हज के इंतजामात और अखराजात को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। जमात सिद्दीकी ने इस सिलसिले में मरकजी वजारत अक़लियत उमूर और वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करने का भी फैसला किया है। हमारे साथ जमात सिद्दीकी साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक फैसला लिया गया है कि मतलब जो हज के जो खराजात होते हैं वो ब्याज के पैसों से उनका इस्तेमाल होता है, तो उस पर आपने एतराज़ किया है, और इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों पे आपने एतराज़ किया है मरकजी हज कमेटी की, इसके बारे में तफसील से बताइए। आज हमारी हज समिति की पहली बैठक हुई और उसमें हमने सबसे पहले शिकायत किया है माननीय हमारे जो मंत्री अल्पसंख्यक मोहतरम आले जनाब नकवी साहब से कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास 3200 करोड़ का डिपॉजिट है और उस डिपॉजिट से लगभग 70 से 75 करोड़ रुपया इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, और उससे पूरे हज कमेटी का खर्चा चलता है। ये खत्म होना चाहिए और वहाँ पर जो इस्लामी तरीका है बिना ब्याज का, उसका कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है और हराम का पैसा अगर हम हज के काम में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अफसोसदायक बात है। हाजियों को जो सुविधा दी जाती है, जो सहूलियात दी जाती है, उनके सहूलियात के लिए भी जो है वो ब्याज का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। पूरी हज कमेटी का जो बजट है, साल का जो बजट है वो 70-72 करोड़ रुपया है और वो हज कमेटी का इनकम ही ब्याज है, तो सारे पैसे इसमें लगते हैं। बात ये बताइए कि आपने कहा कि ब्याज के पैसों से जो है वो हज कमेटी का बजट तय होता है, तो आपने क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, हज कमेटी के सीईओ को, इस तरह के लोगों को लिखा है इस पे जो है कि ब्याज के पैसे से जो है वो हज कमेटी का काम ना हो, रोका जाए? कुछ आपने जो है वो खत और किताबत की है? मुझे तो अभी जल्द ही पता चला, जब मैं चेयरमैन बना हूँ, अभी जल्द बना हूँ, मुझे अभी खबर लगी और आज हमारी हज समिति ने एक सामूहिक बैठक लेकर इस पर नाराजगी जताई है और ये नाराजगी हम माननीय मुख्तार अब्बास नकवी तक पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है और हज इस्लाम के 5 फराइज में से एक फराइज है, यानी हज पूरा इस्लामी है, इस्लामी काम है और इस्लामी काम में अगर ब्याज का पैसा इस्तेमाल होता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात सिद्दीकी साहब जो है, जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इनका ये मानना है, इनका ये कहना है, इनका ये मुतालबा है कि हज जो है वो 5 अहम सुतूनों में से एक सुतून है और इसी के साथ साथ जो है वो हज के काम में जो ब्याज का पैसा इस्तेमाल होता है इस पर पूरी रोक लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मोजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।
तेलंगाना मॉडल पर 15 स्कूल खोलने का ऐलान करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अब 50 स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। जी हां, वक्फ बोर्ड अब 15 नहीं 50 स्कूल खोलेगा और ये स्कूल सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही नहीं दीगर इलाकों में भी खोले जाएंगे। इसका ऐलान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने किया। न्यूज 18 से बात करते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो भी मदद दरकार होगी वो मिलेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड अब 15 नहीं बल्कि 50 स्कूल खोलेगा। अमानतुल्लाह खान ने आज ये ऐलान किया है। हमारे साथ अमानत भाई हैं। अमानत भाई, पहले 15 स्कूल खोले थे, अब 50 कैसे खुलेंगे? देखिए, हम लोगों को जो हमें मिला था कि वो 250 स्कूल हमें खोलने थे, तो फर्स्ट फेज़ में हम लोग 15 स्कूल खोल रहे थे, लेकिन अब हमारा ये है कि हम 50 स्कूल फर्स्ट फेज़ में खोलेंगे, जो हम अगस्त से शुरू कर देंगे। हमने बिल्डिंग्स के लिए ऐड दे दिया है, लोग आ भी रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स के बारे में बता भी रहे हैं, और रिक्रूटमेंट के लिए जो भी स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए भी हमने ऐड दे दिया। इसी महीने रिक्रूटमेंट कर लेंगे और जुलाई से हम लोग एडमिशन शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ जगहें हमें मिलती जाएंगी वहाँ हम स्कूल खोलते जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में हमारा 50 स्कूल का है कि इसी साल हम 50 स्कूल खोलेंगे। पहले 15 स्कूल खोलने की तजवीज़ थी, अचानक ये बढ़कर 35 स्कूल कहाँ से आ गए, किस तरह से ये तय हुआ? नहीं, हमारा ये नहीं था कि 15 स्कूल खोलने, हमारा ये था कि 250 स्कूल हमें खोलने। तो पहला था फर्स्ट फेज़ में हम 15 स्कूल खोलेंगे। तो कल मेरी मुला अरशद मंदी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई इसको आप मौजूद खालिस मुसलमानों के लिए मत रखो, बल्कि पूरे दिल्ली की आवाम के लिए रखो। जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो आप सबके लिए स्कूल खोलो। तो अब हमने ये तजवीज़ की कि हम 50 स्कूल दिल्ली वक्फ बोर्ड खोलेगा और ये एक पहल होगी भाईचारे के लिए। जो आज नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक पहल होगी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम इदारा है वो सबके पढ़ाने का इंतज़ाम इंशाअल्लाह करेगा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया की तरफ से इस चीज़ को हरी झंडी मिल चुकी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो भी ज़रूरत होगी सरकार उसके साथ है। और क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो ऑटोनोमस बॉडी है तो उसको इख्तियारात हैं सारे के सारे अपने फ़ैसले लेने का, और वहाँ जो इनकम है उसकी या जो भी सरकार से आता है उसको खर्च करने के इख्तियारात बोर्ड के पास हैं, और बोर्ड अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये सारे फ़ैसले ले रहा है और अमल कर रहा है। तो बड़ा अपडेट यही है कि अब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम लोगों के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कूल खोलेगा, गरीबों को तालीम देगा। देखना यह है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला लोगों को कितना पसंद आता है और ख़ासतौर से सियासी मानों में इस फैसले को कैसे देखा जाता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना में नई तालीमी साल के दूसरे दिन 10वीं जमात की लड़की ने स्कूल की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिला रंगारेड्डी नागोल के श्रीनगर कॉलोनी में 15 साला तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इमारत से कूदने के नतीजे में विवेका शदीद जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दिया। विवेका प्राइवेट स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। इस वाकये के नतीजे में विवेका के स्कूल में गम की लहर देखी गई। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। तालिबा के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कूल इमारत पर हिफाजती इंतजामात मुनासिब नहीं थे। उन्होंने स्कूल इंतजामिया पर अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार करार दिया है और उसको स्कूल को सीज करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर के तौर पर टी सीताराम का इंतखाब अमल में आया है। उपूरी स्पीकर एस अपलानाइडू ने इंतखाब का ऐलान किया। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के 30 अरकान असेंबली ने सीताराम के नाम की तजवीज़ पेश की। उनके इंतखाब के बाद वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने सीताराम को रस्मी तौर पर स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया और अबूरी स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई उनके हवाले की। नए स्पीकर का ताल्लुक जिला श्रीकाकुलम से है और वो आमादा लवादासा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। उनका इंतखाब बइत्तेफाक आरा हुआ है। स्पीकर से इजहार तशक्कुर की तहरीक के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने सियासत में पार्टी इनहराफ की हौसला अफजाई नहीं करने का ऐलान किया और साथ ही ऐवान के वक़ार को मुतासर नहीं करने का अज़म जाहिर किया। सिक्किम के वज़ीर आला प्रेम कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि प्रेम कुमार को एक मामले में कसूरवार ठहराया जा चुका है और वो 2 साल जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए वो वजारत आलिया के ओहदे के लायक नहीं है। ज़राए के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने प्रेम कुमार को इंसदादे बदउनवानी कानून के तहत मवेशियों की खरीद के लिए सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का मुजरिम ठहराया था। मामला उस वक्त का है जब प्रेम कुमार 1994-99 के दौरान वजीर बराए एनिमल हस्बेंड्री थे।
जनूबी हिंदुस्तान के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ने अब दिल्ली में भी अपने इदारे को वुसअत दी है। दिल्ली के अबुल फजल एनक्लेव में आम आदमी पार्टी के लीडर और दीगर माहिरीन तालीम ने उसका इफ्तिताह किया। इस इदारे से जुड़े लोगों ने कहा है कि ये इदारा न मुनाफा न नुकसान की बुनियाद पर काम करेगा और गरीबों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जहां सयाहों में खुशी है, वहीं आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। राहत बचाव की टीम रास्ता साफ करने में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।